नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। गुरुवार को कोरोना की वजह से 9 मरीजों की मौत हो गई, जिसके बाद कोरोना के रिकॉर्ड 946 नए केस भी दर्ज होते हैं। एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा ये मामले हैं और इसके बाद कुल मामले 22,000 के पार पहुंच गए हैं, जबकि 6,800 से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं। तो उत्तराखंड में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और ये देखिए, कहीं पर भी लापरवाही बरतने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अनलॉक में छूट मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना खत्म हो गया है। इसका मतलब ये है कि आपको एहतियात और ज्यादा बरतनी है। कामकाज भी उतना ही जरूरी है। उसके साथ साथ जिस तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, मंत्री हो, वीआईपी हो, वीवीआईपी हो, आम जनता हो, कोई नहीं बच रहा है और ये आंकड़े इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो कोरोना के रिकॉर्ड 946 केस सामने आए हैं। देहरादून में तो राजनीतिक पार्टियों तक इसकी दस्तक हो चुकी है। कोरोना के खतरे को देखते हुए देहरादून में बीजेपी के महानगर ऑफिस को भी बंद कर दिया गया है। बीजेपी के देहरादून महानगर ऑफिस को बंद किया गया। पार्टी के मंडल अध्यक्ष और नगर निगम के पार्षद के पॉजिटिव निकलने के बाद ये फैसला लिया गया। बीजेपी के प्रदेश ऑफिस की बात करें, पहले ही 6 सितंबर तक के लिए सील कर दिया गया है। बीजेपी के बहुत सारे नेता पहले ही पॉजिटिव आए हैं। आपको जानकारी भी होगी, जब वर्चुअल रैलीज इन्होंने शुरू की उस दौरान सबसे ज्यादा संक्रमण फैला, जो अभी तक जारी है। और कोरोना के बीच आज त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक होनी है। हालांकि 2 बार बैठक टली थी, लेकिन इस बार बैठक हो रही है। बैठक में राजस्व, ऊर्जा, स्वास्थ्य से जुड़े प्रस्ताव आ सकते हैं। कुछ कैबिनेट मंत्री वर्चुअल भी जुड़ सकते हैं। ये बैठक सुबह 11 बजे होगी। कोरोना की वजह से 2 बार कैबिनेट की बैठक टल चुकी है, जैसे हमने आपको जानकारी भी दी, लेकिन आज ये बैठक होगी। क्यों आपको जानकारी होगी, पिछले दिनों भी सीएम ऑफिस तक कोरोना पहुंचता है, वहां पर 2 ओएसडी पॉजिटिव निकलते हैं, फिर स्टाफ के अन्य लोग पॉजिटिव निकलते हैं और ये कई बार रहता है। और उसके बाद से 2 बार बैठक को जो टाल दिया गया। मुख्यमंत्री खुद 3 दिन के लिए सेल्फ क्वारंटीन होते हैं। और क्योंकि देखिए, काम भी पेंडिंग हो रहा है, 2 बार बैठकें टल गई हैं, बहुत सारे जरूरी फैसले होते हैं और उस लिहाज से ये बैठक आज होगी 11 बजे। सुनील हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, सुनील से बातचीत करते हैं। सुनील, 2 बार हालांकि बैठक टल गई थी, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब बैठक हो रही है। क्या महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जो संभावना है कि पास हो जाएंगे? देखिए जीनत, आज की जो कैबिनेट मीटिंग है, ये उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरह से राज्य में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, 22,000 के आर पार केस पहुंच गए हैं, तो उसको देखते हुए आज की कैबिनेट अधिकतर कोविड पे सेंट्रलाइज हो सकती है। इस पर तमाम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है कि किस तरह से संसाधन बढ़ाए जाएं। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनमें भी अब कोरोना संक्रमित मरीजों को भर्ती करने की अनुमति दे दी गई है, तो उन पर भी विचार हो सकता है। केंद्र से मांग की गई है कि वो अधिक से अधिक जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उनको उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा जो अन्य मुद्दे हैं, वर्ग 3 और 4 की भूमिका राज्य में एक बड़ा मुद्दा रहा है कि इस पर आज कैबिनेट में प्रस्ताव आ सकता है। एक उप समिति बनी थी जिसने अध्ययन रिपोर्ट अपनी कैबिनेट को सौंप दी है। आज इस पर चर्चा हो सकती है, इस पर मुहर लग सकती है कि वर्ग 3 और 4 की भूमि पर जो लोग काबिज हैं उनको सेटलमेंट के जरिए मालिकाना हक उनको दे दिया जाए। इसके अलावा परिवहन विभाग का भी एक मसला है, जिसमें कि अभी तक राज्य में सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए ये बात रखी गई थी कि जो परिवहन की बसें हैं उनमें 50% यात्री होंगे और किराया करीब 2 गुना होगा, तो इसको कम किया जा सकता है। ये भी संभावना जताई जा रही है कि अब 75% यात्री इसे किया जा सकता है और 1.5 गुना किराया किया जा सकता है। तो इस तरह से खासकर जो संभावना है कि ये कोविड पर बैठक केंद्रित रहेगी। चूंकि अब 23 सितंबर से विधानसभा का मानसून सत्र भी है, तो कुछ अध्यादेश भी आ सकते हैं, उनको मंजूरी दी जा सकती है, जिनको बाद में सदन में रखा जाएगा। तो कुल मिलाकर आज की जो कैबिनेट है वो इस पर केंद्रित होगी। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो कई महत्वपूर्ण जो बिंदु जिसका जिक्र भी सुनील कर रहे थे, संभावना है कि उन पर बातचीत होगी। कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के घर भी कोरोना की एंट्री अब हो गई है। इंदिरा के बेटे सुमित जो है वो कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। इसकी जानकारी सुमित ने सोशल मीडिया पर शेयर की है। सुमित ने लिखा है कि उन्हें कोरोना के लक्षण लग रहे थे, जिसके बाद उन्होंने रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाया, जिसमें वो कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। और बेटे के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश जो है वो भी सेल्फ क्वारंटीन हो गई है। प्रशासन उनके भी कोरोना जांच की तैयारी कर रहा है।
उधर कोटद्वार में कोरोना के बढ़ते मामलों ने प्रशासन की टेंशन को भी बढ़ा दिया। एक के बाद एक संस्थानों में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और संस्थानों को सील किया जा रहा है। वहीं बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच में 4 कर्मचारियों में कोरोना की पुष्टि हो गई है, जिसके बाद बैंक को सील कर दिया गया। इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी कोरोना की वजह से सील किया जा चुका है। कोटद्वार में कोरोना वायरस तेजी के साथ अपने पैर पसार रहा है और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि यहाँ पर कोरोना ने कम्युनिटी ट्रांसफर का रूप ले लिया है, क्योंकि जिन लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, यानी कि वो लोग बाहर नहीं गए और आपस में यानी कि शहर के भीतर ही उन्हें कोरोना हुआ है। तो कहीं ना कहीं कम्युनिटी ट्रांसफर का एक खतरा कोटद्वार शहर पर मंडरा रहा है। इसके साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तहसील कर्मचारी और अब बैंक ऑफ इंडिया के 4 कर्मियों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिसके बाद पूरे बैंक को सील कर दिया गया है और बैंक के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया गया है कि अग्रिम आदेश तक बैंक बंद रहेगा। अनुपम भारद्वाज, न्यूज़ 18, कोटद्वार। उत्तराखंड में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और जल्द ही आपको बताएं कि कई तरह के मामले आ रहे हैं। देखिए, अनलॉक के बाद लोग अब बेफिक्र हो गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की लगातार धज्जियां उड़ा रहे हैं। मास्क पहनने को लोग तैयार नहीं। नतीजा कोविड स्प्रेड हो रहा है और अब केस बढ़ते जा रहे हैं। देखते ही देखते राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 21,000 के पार हो चुका है। अब तक कोरोना का डर मैदानी जिलों में था, लेकिन अब पहाड़ी जिलों में भी केस तेजी से बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में 20,000 से ज्यादा कोरोना केस आ चुके हैं, जहां पहले 10,000 केस 139 दिन में देखने को आए थे। उसके सापेक्ष अगले 10,000 केस 7 गुना तेज यानी 22 दिन में हमारे सामने आए हैं। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना का डबलिंग रेट 23 दिन है, इन्फेक्शन रेट 5.46% और डेथ रेट 1.37% है। राज्य में इस समय 6,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं और बड़े कोविड सेंटर धीरे धीरे फुल होते जा रहे हैं। ऐसे में गंभीर मरीजों के इलाज में जरूरी वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो, इसके लिए केंद्र से बात की जा रही है। सरकार भी अब मानती है कि चुनौती बढ़ रही है। भारत सरकार के सचिव से भी बात हुई थी हमारी, उन्होंने 10,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देने का वादा किया है, जो 1 मिनट में 10 लीटर ऑक्सीजन कंसंट्रेट करके देगा। क्या चैलेंज है ये, देश के सामने भी चैलेंज है, राज्यों के सामने भी चैलेंज है, हमारे राज्य में भी चैलेंज है। लेकिन जो मोर्टेलिटी रेट और जो ठीक होने की स्पीड है या जो ठीक होने की रिकवरी जो हमारा रेट है, वो देश में हमारा अच्छा है। राज्य में कोरोना धीरे धीरे कम्युनिटी ट्रांसफर की शक्ल लेता दिखाई दे रहा है। ऐसे में हालात को नियंत्रण में रखना सरकार और शासन के लिए बड़ी चुनौती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और लंबे समय से डॉक्टर्स जो है प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर। गुरुवार को भी मीटिंग हुई और मीटिंग में स्वास्थ्य सचिव जो हैं उनका भी स्टेटमेंट आता है और सभी मांगों पर डॉक्टर्स के साथ बात हुई है। डॉक्टर्स मांग कर रहे थे कि उनकी एक दिन की तनख्वाह ना काटी जाए। वो मांग कर रहे थे कि जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं उनको उनकी पूरी तनख्वाह उनको मिले और कोई भी आके उनसे सवाल जवाब करने लग जाता है वो भी ना हो। तो एक मेंटल प्रेशर जो क्रिएट किया जाता है वो भी ना किया जाए। तो इस तरह की मांगे थी। एक सेफ्टी बहुत बड़ा इशू रहता है डॉक्टर्स का। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर से हर विषय पर बात हुई है, स्वास्थ्य सचिव अमित ने की, और सभी मांगों पर चर्चा भी हुई और संभावना है कि जल्द इसका समाधान निकाला जाएगा, उचित समाधान। डॉक्टर्स का भी स्टेटमेंट आता है कि जिस तरह से बातचीत हुई है वो सकारात्मक रही, एक पॉजिटिव नोट पर। तो शायद ये है कि चीजें बेहतर हो जाएं। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो है मिलकर उत्तराखंड लौटे सीनियर विधायक बिशन सिंह चुफाल ने न्यूज़ 18 से कहा है कि सीएम त्रिवेंद्र रावत से किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है। केंद्रीय नेताओं से उनकी मुलाकात क्षेत्र के विकास के साथ ही 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर हुई थी। साथ ही चुफाल ने कहा है कि कुछ विधायकों की नाराजगी जरूर है, लेकिन उनकी नाराजगी भी सिर्फ और सिर्फ विकास कार्यों को लेकर है। सीनियर विधायक बिशन सिंह चुफाल दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलकर आए हुए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के मिलने के बाद वो पहली बार पिथौरागढ़ पहुंचे हैं। अध्यक्ष जी, आप दिल्ली से लौटे हैं, आपके इस दौरे को सियासत में बदलाव के तौर पे भी देखा जा रहा है, क्या कहेंगे?
मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से समय लिया था। कुछ जनपद पिथौरागढ़ की बहुत समस्या थी जो केंद्र से संबंधित थी, तो माननीय मंत्रीगण इसमें कोरोना के उससे उनसे समय नहीं मिल पा रहा था। हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से हमने कहा इस समस्याओं का समाधान हो जाएगा करके, तो उनसे समय लिया था। एक तो हमारा जो बॉर्डर लाइन है हमारे यहाँ पर सीमांत क्षेत्र की, और जो सड़कें हैं BRO के द्वारा जो सड़कों का निर्माण किया, उस सड़कों में थोड़ा सा जो गति है धीमी, हमने कहा उस गति को आगे बढ़ाया जाए। दूसरा, यहाँ पर विशेषकर बॉर्डर जो इलाका है उन क्षेत्रों में नेटवर्क की तरफ प्रॉब्लम रहती है, वो विषय में एक जो महत्वपूर्ण जो विषय था कि नैनी जो हमारे एयरपोर्ट है नैनी सैनी, इसमें नियमित रूप से उड़ान नहीं चल पा रही जहाँ, क्यों, इसलिए हमने कहा कि नियमित रूप से यदि हमें जहाज़ चले और जहाज़ भी 40 सीटर के आसपास चले तभी इस क्षेत्र का विकास हो सकता है, ये लोग इससे अधिक पर्यटन से जुड़ सकते हैं, ये विषय था। इसके अलावा प्रदेश में विषय रहा कि हमने कहा कि प्रदेश में इस समय भारतीय जनता पार्टी का जो वातावरण बना हुआ है, जनता की जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए अभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये लोगों का कहना है। और इसलिए हम सबको मिलकर, क्योंकि भाजपा का विरोधी भाजपा है, इस हम सबको विरोधी को भी आपस जितने भी भाजपा के लोग हैं मिलजुल कर काम करें तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के अधिक से अधिक सीटें आ सकती हैं प्रदेश में, जिससे सरकार बन सकती है, ये विषय है। चुफाल जी, एक चीज़ ये आ रही है कि जो ही आप दिल्ली गए तो विधायकों की नाराज़गी का मसला बड़ा गरमाया उत्तराखंड में, क्या इस तरीके की कोई नाराज़गी है सरकार से? देखो, अब विधायकों की अपनी अपनी समस्या है। कहीं का विधायकों की कुछ क्षेत्र में कोई समस्या होगी तो वो अपने अपने संबंधित विभागों से समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा होगा, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से मिल लेंगे। एक सवाल ये आ रहा, जो ही आप नड्डा जी से मिल के आए, ये कहा जा रहा कई जगह कि आपको एक फटकार सी लगी, क्या इस तरह का कुछ हुआ? देखो, कुछ लोग सोशल मीडिया पोर्टल में इस प्रकार चला रहे हैं, ये तो केवल राष्ट्रीय नेतृत्व को कोट कर रहे हैं, ये पार्टी को कमज़ोर कर रहे हैं, ये विषय तो इस प्रकार के झूठे भ्रामक प्रचार हुआ है। ये थे बिशन सिंह चुफाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलकर लौटे हैं। उनका साफ कहना है कि जो क्षेत्र की समस्याएं हैं, प्रदेश के जो सवाल हैं, उन पर राष्ट्रीय नेतृत्व से चर्चा हुई है और प्रदेश में सियासत को बदलने को लेकर या कोई बदलाव को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज़ 18, पिथौरागढ़। बीजेपी विधायकों के दिल्ली दौरे पर पार्टी संगठन ने बयान जारी किया। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि सरकार और संगठन में सब कुछ ठीक है और कोई भी विधायक नाराज नहीं है। बीजेपी की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि पार्टी एक साथ है और किसी की कोई नाराजगी भी नहीं है। बीजेपी विधायक और पूर्व कांग्रेसी उमेश शर्मा काऊ ने शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक को लेकर नाराजगी जताई है। उमेश शर्मा काऊ का कहना है कि उनके विधानसभा रायपुर नगर निगम देहरादून के अंदर आती है और 100 वार्ड में से 24 वार्ड अकेले उनके विधानसभा में है, लेकिन उनके विधानसभा में विकास कार्य नहीं होते हैं और इसके लिए उमेश शर्मा काऊ ने मदन कौशिक को चिट्ठी भी लिखी। काऊ का कहना है कि नगर निगम में आने के बाद विधानसभा में काम ठप हो गया है। पहली बात तो शहरी विकास विभाग से डायरेक्ट कोई काम इस तरह होता नहीं है, लेकिन वो कहीं आया होगा नगर निगम क्षेत्र में या कहीं होता होगा तो उसको एक बार दिखवाएंगे क्या मैटर। अब नाराजगी ऐसा सच नहीं मुझे लगता, मुझे भी मिले थे आके, मैंने कहा था कि मैं संबंधित विभागों से एक बार बातचीत कर लेता। सितंबर में होने वाले विधानसभा सत्र में वर्चुअल हिस्सा लेने पर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश विराम लगाते हुए कहते हैं कि वो विधानसभा में मौजूद रहेंगी और जनता की समस्याएं विधानसभा के पटल पर उठाने के लिए वो अपनी जान तक दांव पर लगाने को तैयार हैं, क्योंकि जनता की समस्याएं सबसे ऊपर है। विधानसभा अध्यक्ष इस मामले में पहले ही मिल बैठकर बीच का रास्ता निकालने की बात कह चुके हैं। कल तो आज मैंने उन्हें फ़ोन मिलाकर बात की, मैंने कहा वर्चुअल नहीं होगा, हाउस पार्लियामेंट भी तो हो रही है और मैं तो नेता प्रतिपक्ष हूँ, सवाल ही नहीं उठता है। हाउस जब चलेगा तो हमें जनता की समस्याएं याद रहेंगी, उम्र की तो याद ही नहीं रहेगी, तो आप चिंता मत करो, हम सुरक्षित निकल आएंगे। हरिद्वार में लक्सर से कानून को ठेंगा दिखाने वाली भयानक तस्वीरें सामने आती हैं। यहाँ दो पक्षों में जमीन के विवाद में हंगामा हो गया और हंगामा फिर मारपीट में तब्दील हो जाता है। लाठी, डंडे, लात, घूंसे फिर सब चलते हैं, पत्थर क्या, ईंट क्या, खूब मारपीट हुई। इस पूरे संग्राम में 18 से ज्यादा लोग
बुरी तरह से जख्मी हुए हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। पूरी घटना खानपुर थाना क्षेत्र के ब्राह्मणवाला गांव की है और काफी देर तक ये बवाल होता रहा। घायलों में कुछ की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी खासा वायरल हो रहा है। तो तस्वीरें देखिए, घर में घुसकर मारपीट की किस तरह से बेदर्दी से पीट रहे हैं ये कई लोग हैं, और उसके बाद सिर्फ घर तक बात नहीं रहती, फिर तो गली मोहल्ले तक आ जाती है। और देखिए, जमीन के विवाद में ये जो संग्राम हो रहा है, पहले महिलाओं को भी ये पीटते नजर आते हैं। देखिए, किसी तरह का कोई सम्मान या लिहाज जैसी बात नहीं है। यहाँ पर तो महिलाओं और पुरुषों की बात करें, सब एक दूसरे को पीटते नजर आ रहे हैं। 3 महिलाएं जख्मी हुई हैं बुरी तरह से, 18 लोग जख्मी हुए हैं। घर से जब ये विवाद बढ़ता है, फिर ये बाहर गली मोहल्ले में आ जाता है। फिर आप देख भी पा रहे हैं दोनों तस्वीरों के जरिए जो लाठियां चली हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें हरिद्वार से है, जहां पर जमीन के विवाद में देखिए कैसे लड़ रहे हैं लोग। अब ऋषिकेश की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ विदेशी महिला ने सड़क पर तमाशा खड़ा कर दिया और नियम कायदों को मानने से ही इनकार कर दिया, और इस दौरान विदेशी महिला गाली गलौज भी करती नजर आई। ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। मामला तीर्थ नगरी ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला क्षेत्र के सामने से आता है, और ये यहाँ एक विदेशी महिला को बिना मास्क के पीआरडी जवान ने पकड़ा, तो ये महिला जवान पर ही भड़क गई और मास्क नहीं लगाने पर अड़ गई। महिला कहने लगी कि उसे कोरोना नहीं है, और जब जवान मास्क न लगाने पर चालान काटते हैं तो महिला हंगामा शुरू कर देती है। भाई ओए, बात करने की तमीज नहीं है, बात करने की तमीज नहीं है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। देवभूमि उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में विश्व विख्यात और सिखों के पवित्र तीर्थस्थल श्री हेमकुंड साहिब के कपाट आज खुलने जा रहे हैं, और इसके लिए गुरुवार को 5 प्यारों की अगुवाई में पवित्र निशान साहिब को गोविंद धाम के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हुआ, जहां आज सुबह सभी श्री हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हो रहे हैं। और सुबह 9 बजे 5 प्यारों की अगुवाई में गुरु ग्रंथ साहिब को सचखंड से दीवान हॉल में सुशोभित किया जाएगा, जिसके बाद आम श्रद्धालुओं के लिए 1 महीने के लिए इसे खोल दिया जाएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। उधर केदारनाथ धाम की अगर हम बात करें तो मास्टर प्लान और देवस्थानम बोर्ड के विरोध में तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन जारी है। तीर्थ पुरोहित बीते 37 दिनों से केदारनाथ मंदिर परिसर में क्रमिक धरने पर बैठे हुए हैं। केदारनाथ धाम में एक तीर्थ पुरोहित संतोष द्विवेदी की भी अर्धनग्न अवस्था की त्रिकाल संध्या को 3 महीने पूरे हो चुके हैं। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों की अगर हम बात करें 5वें श्राद्धव के दिन भी उत्तराखंड सरकार का वो पिंडदान करेंगे। आप इतना अन्याय चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों के साथ कर रहे हैं। एक तरफ तभी बोल रहे हैं मास्टर प्लान, तभी बोल रहे हैं आप लोग कि ये धर्मशालाएं छोड़ो यहाँ से, और लोगों की धर्मशालाओं को चिन्हित कर रहे हैं। ये सरासर गलत है। उधर उत्तरकाशी में कोरोना काल में प्रभावित हुई साहसिक खेल गतिविधियों को पुनर्जीवित करने के लिए नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की ओर से विशेष पर्वतारोहण अभियान चलाया गया, जिसके तहत संस्थान के 3 सदस्यीय दल ने जिले के सीमांत नेलांग घाटी क्षेत्र में मौजूद 3 चोटियों पर पहली बार आरोहण किया। अभियान की बात करें तो रिकॉर्ड 6 दिन में सफलतापूर्वक इसे पूरा किया गया, और कर्नल अमित बिष्ट जो कि प्राचार्य हैं, उनके नेतृत्व में नायब सूबेदार गिरीश नेगी, हवलदार अनिल कुमार ने बीते 27 अगस्त को पर्वतारोहण अभियान की शुरुआत की थी। कॉर्बेट के आसपास के गांव में सांपों के निकलने का सिलसिला जारी है। सावलदे गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक घर में 3 जहरीले कोबरा सांप निकल आए। ग्रामीणों ने तुरंत ही सांपों के जानकार चंद्रसेन कश्यप को बुलाया। उन्होंने तीनों सांपों को पकड़ा, तब ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।